नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। बांग्लादेश से शेख हसीना के निर्वासन के बाद भी तकरीबन 125 लोगों की हत्या की गई है। तमाम जो इमारतें उनमें आग लगाई गई है, तमाम राष्ट्रीय महत्व के संग्रहालयों में आग लगाई गई है। और इसके अलावा जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है, उनको निशाना बनाया गया है। 2 हिंदू पार्षदों की भी हत्या की गई है। इस तरीके से इस हिंसा में तकरीबन 23 हिंदू भी मारे गए हैं, जो ताज़ा हिंसा हुई है। इसके बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया। साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया, जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चीफ भी हैं, उनको भी रिहा कर दिया गया। एक बहुत चौंकाने वाली और डरावनी खबर ये है कि तकरीबन 500 कैदी भी जेल तोड़कर भाग गए हैं, जिसमें तमाम खतरनाक और खूंखार आतंकवादी भी शामिल हैं। आप याद कीजिए, ये उसी तरीके का दृश्य है जैसे अफगानिस्तान में गनी की सरकार जाने के बाद किस तरीके से, जैसे ही वहाँ पर जो आतंकवादियों का कब्जा वहाँ की सत्ता पर हुआ, उसके बाद तमाम सारी जेलें टूट गईं, तमाम बंद आतंकवादी बाहर आ गए। तालिबान के कब्जे के बाद पूरी तरीके से देश में अराजकता हुई और वो दृश्य हमने देखा था। थोड़ा और अगर पीछे जाएं तो उसके बाद की घटनाक्रम श्रीलंका में हुआ, किस तरीके से वहाँ की आवाम ने महिंद्रा राजपक्षे जो राष्ट्रपति थे, उनके घर में घुसकर इस तरीके से लूटपाट की थी, सामान उठा ले गए थे। उसी तरीके के कुछ दृश्य बांग्लादेश के प्रधानमंत्री आवास में भी दिखे। दोनों में बहुत कुछ साम्यता नज़र आई। एक पैटर्न भी नज़र आया कि किस तरीके से भीड़ एक ही पैटर्न पर हिंसा कर रही है। तो कुल मिलाकर ये जो हिंसा है, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है। बांग्लादेश की जो निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना वाजेद, वो इस वक्त भारत में तात्कालिक रूप से शरण लिए हुए हैं और वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के हिंडन एयरबेस पर वो 24 घंटे से अधिक वक्त से वो शरण लिए हैं। यहीं के सेफ हाउस में वो रह रही हैं। अमेरिका ने खबर ये है कि उनका वीज़ा रद्द कर दिया है। ब्रिटेन ने तौबा कर ली है, वो कह रहा है कि ना, हम आपको ले नहीं सकते, अपने जो राजनीतिक शरण वो देने को तैयार नहीं है। ब्रिटेन ने कहा है कि आप अब सबसे अपने करीबी देश को जाइए, वहाँ देखिए, वो भारत में हैं। 24 घंटे के दरमियान भारत में तमाम घटनाक्रम हुए। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या शेख हसीना आ गई हैं, तो विदेश मंत्री ने कहा था कि अभी बहुत कुछ चीज़ें हम आपको अपडेट करेंगे। सुबह सुबह राहुल गांधी ने फिर एक सवाल पूछा जाके विदेश मंत्री से कि भाई अब हम लोग इसमें क्या स्थिति कर रहे हैं, कैसे परिस्थितियाँ बनेंगी, क्या स्थिति है, क्या हम लोग ये मानकर चल रहे हैं, भारत ये मानता है किसी विदेशी ताकत कहाँ से शेख हसीना को अपदस्थ करने में। इन सारे सवालों का जवाब जो विदेश मंत्री एस जयशंकर उन्होंने बाद में दिया भी। और एक सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें जो सर्वदलीय बैठक में पक्ष और विपक्ष के लोग, तमाम सभी दलों के लोग शामिल हुए। राहुल गांधी ने ये 3 सवाल पूछे हैं जो आपकी स्क्रीन पर हैं। राहुल गांधी पूछते हैं कि बांग्लादेश में नई सरकार बनी तो क्या योजना होगी। ये सवाल उन्होंने अपनी सरकार से पूछा है। क्या इसके पीछे कोई विदेशी हाथ है, ये सवाल पूछा है राहुल गांधी ने। और इसके अलावा भारत का बांग्लादेश पर लॉन्ग टर्म प्लान का क्या है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के 3 सवाल भी खूब चर्चा में रहे। शाम को राज्यसभा में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसका बहुत सारे सवालों का जवाब दिया आधिकारिक रूप से। उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही कि ऐन वक्त पर पैसेज क्लियर करने के लिए कहा गया। ऐन वक्त पर उन्हें बताया गया कि शेख हसीना भारत आना चाहती हैं, उस समय उन्हें यहाँ आने की अनुमति दी गई। तो पूरे देश में जिस तरीके से अराजकता का माहौल है बांग्लादेश में, उसका कहीं ना कहीं असर भारत पर जरूर कहीं ना कहीं देखा जाएगा।
मेघालय की जो भारत की सीमा है लगी हुई मेघालय की और बांग्लादेश की, उसमें कर्फ्यू लगा दिया गया। 4000 किलोमीटर से अधिक की सीमा है जो 5 राज्यों को टच करती है, और बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ भारत की राजनीति का भी मुद्दा लगातार रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बहुत अहम बात है, और जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। पूरा 1 जुलाई से लेकर अब तक की हिंसा और भारत का जो टेक है उस पर उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमारी नज़र है, यानी कि जो बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक में हिंदू हैं, और विदेश मंत्री ने कहा कि मंदिरों पर हमले हुए हैं, जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं वहाँ उनके प्रतिष्ठानों पर हमले हुए, यानी कि हिंदुओं के प्रतिष्ठान तोड़े गए हैं, इस्कॉन मंदिर भी तोड़ा गया है। विदेश मंत्री ने बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर बता दी। उन्होंने कहा कि जान माल दोनों का नुकसान हुआ है। एक बात और पता चली कि करीब 19,000 भारतीय वहाँ रहते हैं जो पढ़ाई या किसी काम से गए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर छात्र जून में ही भारत आ गए थे, फिर वहाँ नहीं गए। तो तकरीबन 10,000 भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं, उन 1.25 करोड़ हिंदुओं के अलावा जो बांग्लादेश के अस्थायी निवासी परमानेंट सिटीजन हैं। तो बांग्लादेश की आबादी और जो उस पर अगर वहाँ की बात करें तो 8% हिंदू है। 47 में ये 30% था, 2011 में ये 10% इसको गणना की गई, और 22 आते आते 8% है। तो बहुत अपने अपने तरीके से इसको किया जा रहा है। लेकिन मूल सवाल आज मंथन में हम इस बात को रखेंगे कि ये क्या आरक्षण की आग है? क्या सिर्फ आरक्षण है छात्रों का? ये कहा गया कि एक नाहिद हसन नाम के छात्र नेता, एक 24-25 साल के छात्र जो ढाका यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहे हैं, वो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। अबू बकर मजूमदार और एक अन्य 3 छात्र, 3 ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने क्या शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया, और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ जिसकी हिंसा में बहुत सारे लोग मारे गए। और मुद्दा सिर्फ आरक्षण है क्या? मंथन में बहुत बड़ा सवाल। हम सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये सिर्फ आरक्षण की आग है? विदेश मंत्री कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं को निशाना बनाया गया, चिंता की बात है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि सोमवार को हसीना ने बेहद कम समय के अंदर भारत आने की अपील की थी। वो सोमवार शाम दिल्ली पहुंची। दरअसल हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसाएं हुई। इसके बाद पीएम हसीना इस्तीफा देकर वह ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची, और हिंडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से तकरीबन उनके 1 घंटे तक बात हुई। शेख हसीना लंदन, फिनलैंड जा सकती हैं। हालांकि ब्रिटेन ने इस बात को इनकार किया है असाइलम देने से। कहा जाता है कि अमेरिका ने भी उनका वीज़ा रद्द कर दिया। तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शेख हसीना 48 घंटे से नहीं 24 घंटे से 48 घंटे नहीं 24 घंटे से वो भारत के हिंडन एयरबेस पर हैं। इसके आगे वो क्यों नहीं गई? क्योंकि पहले भी जब शेख हसीना के माता पिता की हत्या कर दी गई थी एक समारोह के दौरान, तब वो 6 साल तक भारत में वो पनाह लिए रही हैं। तो ऐसा नहीं कि बड़ा कोई अजूबा है उनका यहाँ आना। भारत से उनके रिश्ते, उनके परिवार के रिश्ते बहुत रहे हैं। उनके पिता को राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त बांग्लादेश में है, बंगबंधु कहे जाते हैं शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन इस बार उनकी प्रतिमाओं को भी ठीक उसी अंदाज में तोड़ा गया जैसे कभी आपने कुवैत में सद्दाम हुसैन की प्रतिमाओं को तोड़ते हुए देखा होगा, या आप तालिबान के शासन में जिस तरीके से प्रतिमाओं को तोड़ते और क्षति पहुंचाते हुए देखा गया। ये दृश्य बहुत कुछ कहानी कहता है, और इसके पीछे बांग्लादेश का एक वर्ग है, वो ये इस बात की पुष्टि करता है कि इस बात को कहता है कि शेख हसीना ने पिछले 5 साल, वो 2009 से लगातार सत्ता में है, लेकिन पिछले 5 साल के दरमियान उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष को जेल में बंद कर दिया, बिना विपक्ष के चुनाव कराया, और पूरी जो परिस्थितियां हैं, 10,000 लोग गायब हैं, इनका पता नहीं। उन पर हसीना पर आरोप है कि बहुत सारे लोगों का मर्डर करा दिया, जिन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला बांग्लादेश में
जो माइक्रो फाइनेंस को डेवलप करने का, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के जरिए देश की सेवा करने का, मोहम्मद यूनुस उन पर नोबेल लॉरेट हैं। मोहम्मद यूनुस के मामले में उनको भी एक बहुत बड़े घोटाले का आरोप लगाकर उनको भी 6 महीने के लिए उनको भी सज़ा सुना दी गई। वो इस वक्त पेरिस में है। जिस वक्त शेख हसीना वाजेद वहाँ से निकली तो सेना ने उन्हें सुरक्षित पैसेज दिया। जो मोहम्मद यूनुस हैं वो शेख हसीना के प्रबल और धुर विरोधी माने जाते हैं। 5 साल से उन्होंने भयंकर विरोध किया है उनका। अब ये कहा जा रहा है कि जो नई अंतरिम सरकार गठित होगी उसके चीफ एडवाइजर के रूप में मोहम्मद यूनुस को शामिल किया जाएगा। और क्या इस सरकार में जमाते इस्लामी या खालिदा जिया के बीएनपी या फिर छात्रों की कोई नुमाइंदगी होगी, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन आज हम सवाल ये उठा रहे हैं कि ये सिर्फ क्या छात्रों का आंदोलन है, क्या ये सिर्फ आरक्षण का आंदोलन है जिसमें एक प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ी या उसे छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, यहाँ तक कि देश से निर्वासित होना पड़ा और हालात इतने विकट हो गए। क्या ये आरक्षण का आंदोलन भर है या इसके पीछे कोई साजिश है? शेख हसीना वाजेद के बेटे संजीव वाजेद अमेरिका के नागरिक हैं, अमेरिका में है इस वक्त। वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हाँ, आईएसआई पाकिस्तान और जमाते इस्लामी और खालिदा जिया की जो पार्टी है उसके लोग बांग्लादेश की तरक्की नहीं देखना चाहते। वो किसी विदेशी साजिश से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन चीन की बात को वो नहीं मानते कि चीन का कोई राजनीतिक या कोई वहाँ पर हस्तक्षेप है। अब बहुत सारे नज़रिए हैं, जितनी मुँह उतनी बातें। हम आज इस बात पर फोकस करने वाले हैं कि वास्तव में क्या ये कि आरक्षण का आंदोलन है जो इस रूप में दिख रहा है। ये बड़ा सवाल मेरे मन में लगातार 2-3 दिनों से, जब से ये पूरा घटनाक्रम हुआ तब से आ रहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा संसद के जो संयुक्त जो सत्र को संबोधित करते हुए, जरा उसको भी सुन लीजिए। As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political forces with whom we were in touch. So, despite a Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that the Prime Minister, Sheikh Hasina, should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities
She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have Assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. Our border guarding forces have also been instructed to be exceptionally alert in view of this complex situation. In the last 24 hours, we have also been in regular touch with the authorities in Dhaka. This is the situation as of now. I seek the understanding and support of the House in regard to sensitive issues regarding an important neighbor on which there has always been strong national consensus. Thank you. Debate resumes. Shri Deepak Prakash. Shri Deepak Prakash. No. Shri Deepak, please. Nothing positive. Everyone has... निश्चित तौर पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं विदेश मंत्री ने, और उन्होंने इस बात को कहा कि नहीं, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हम लगातार अथॉरिटीज़ से संपर्क में, वहाँ जो लोग माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा रहे, जो भारतीय लोग हैं उनकी भी सुरक्षा, उनके प्रतिष्ठानों की सुरक्षा रहे। एक बहुत बड़ा भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी है, व्यापार, कारोबार, फार्मास्यूटिकल, तमाम क्षेत्रों में। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये आरक्षण की आग है क्या? और 24 घंटे से गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर शेख हसीना मौजूद हैं, आगे नहीं बढ़ रही, पीछे नहीं जा रही। कोई आगे की योजना क्या है? क्या भारत के लिए कुछ मुश्किलात हैं क्या शेख हसीना का भारत आना भारत के लिए गले की हड्डी जैसा है या कोई अनिर्णय की स्थिति है? बहुत सारे सवाल इस पर पूछे भी जा रहे हैं। हालांकि पक्ष और विपक्ष ने बहुत संयम बरता, बहुत सारे चीज़ों को लेकर वो एक साथ खड़े हैं और ऐसे मौके पर इतने डिप्लोमेटिक और सेंसिटिव मसलों पर सरकार के साथ खड़े ही होना चाहिए। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। आज राजनीतिक मेहमान इस पैनल में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक वितंडावाद का विषय भी नहीं है, इसको बनाना भी नहीं चाहिए। हमारे साथ कैप्टन राघवेंद्र विक्रम सिंह हैं, हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं, बहुत दिनों तक सेना को भी आपने सर्व किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आपने तमाम विदेश मंत्रालय और तमाम जगह काम किया है, और लगभग 20 वर्षों से एक स्तंभकार के रूप में भी विभिन्न समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में वो लिख रहे हैं। एक ऐसे अनुभव वाले व्यक्ति हैं राघवेंद्र विक्रम सिंह। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार कैप्टन साहब। अवधेश चौधरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पश्चिम बंगाल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद आपका। डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में कर्नल जाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ अंकुर ठाकुर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एनालिस्ट हैं, बल्कि पूरे सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं अंकुर ठाकुर। शुरुआत कैप्टन आर विक्रम सिंह साहब से ही हम करेंगे। कैप्टन साहब, एक तो पूरे होल सिचुएशन में अब तक 24 घंटे में आपने कुछ
नज़रिया बनाया होगा, कुछ चीज़ें पता की होंगी, तमाम आपके दोस्त होंगे इधर उधर, कुछ बांग्लादेश में भी हो सकते हैं। क्या स्थिति परिस्थिति दिख रही है? और जो मेरा आज विषय है कि क्या ये सिर्फ आरक्षण की आग है क्या कैप्टन साहब? हाँ, नमस्कार एंकर महोदय। मैं असल में आपका नाम नहीं जान पाया, इसलिए आपके नाम से संबोधित नहीं कर मेरा पा रहा नाम हूँ। दुर्गेंद्र चौहान है, दुर्गेंद्र चौहान, बोलिए। हाँ। हाँ, तो चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जी। आपने पहली बार मुझे अपने चैनल पर अपनी बात कहने का अवसर दिया है, और ये सिचुएशन भी डिमांड करती है कि इसके बारे में हम लोग बहुत संयम से और धैर्य से अपने विचार रखें, क्योंकि एक वोलेटाइल और क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई। कानपुर में रहा भी हूँ, कानपुर में म्यूनिसिपल कमिश्नर था, 2 वर्षों तक मैं वहाँ पर रहा हूँ, इसलिए कानपुर हमारा परिचित भी है, और शायद आपके चैनल के जो संबंधित लोग हैं वे जानते भी होंगे। तो इस विषय के बारे में आते हैं। आप देखिए, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि इतिहास का मतलब ये नहीं होता, उससे हमको आज की परिस्थितियों को समझने में थोड़ी आसानी होती है। ये बांग्लादेश क्या था? ये पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान का एक हिस्सा, और पाकिस्तान का बनना इसी पूर्वी पाकिस्तान के कारण ही संभव हुआ। पश्चिमी पाकिस्तान में पाकिस्तान की कोई डिमांड नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। पाकिस्तान बनता है इस पूर्वी पाकिस्तान के कारण बनता है। इनको एक 98% सीटें मिली थी वहां, मुस्लिम सीटों से, कांग्रेस को बिल्कुल नहीं मिली थी। तो इस कारण ये संभव हो पाया कि पाकिस्तान के लिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट यहां से पैदा हुआ, बंगाल से। तो अब ये वो बांग्लादेश है जिसने पाकिस्तान तो बनवाया, लेकिन पाकिस्तान से फिर जिस तरीके से परिस्थितियां हम लोग देख रहे हैं उससे हट गई, उससे सिचुएशन बदल गई। युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947-48। वो युद्ध जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ, जैसे हुआ, उसमें एक अपीजमेंट की पॉलिसी भी साथ साथ चलती रही। युद्ध भी है, अपीजमेंट भी है। हमारी उस समय की जो सरकार थी, उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, वो प्रसन्न भी करना चाह रहे थे और युद्ध भी लड़ना चाह रहे थे। तो अजीब किस्म का माहौल था उस। तो वो एक अनिर्णय की स्थितियों में रहा, और 85,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान को सरेंडर हो गया। कश्मीर एक पराजित युद्ध था, उसमें हम लोग पराजित हुए, बुरी तरह पराजित हुए। चीन के पास हमारा 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है आज, लेकिन पाकिस्तान के पास 85,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। इस पराजय के बारे में हम चर्चा नहीं करते। हम हारे हुए, बुरी तरह हारे हुए देश हैं। पाकिस्तान से पहली युद्ध में बांग्लादेश का एरिया टोटली अनडिफेंडेड था, 1947-48 में भी, पूरी पाकिस्तान में कहूंगा, और सन 65 की युद्ध में भी अनडिफेंडेड था पूरी तरीके से। लेकिन हमने काउंटर के तौर से इस पर कोई कब्जा करने का प्रयास नहीं किया। ये मैं सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बता रहा हूं। जब आपका 85,000 वर्ग किलोमीटर एरिया एक तरफ चला जाता है अपने दुश्मन के कब्जे में, तो आप यहाँ पे चटगांव का एरिया जो 34,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, रंगपुर का एरिया जो कि चिकन नेक के साथ जुड़ा हुआ आपका पोर्शन है, जो कि आपके लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ आपने फोकस ही नहीं किया। काउंटर के तौर से आप कब्जा करते, भाई ठीक है, उन्होंने हमारा कब्जा कर लिया, हमने यहाँ कब्जा कर लिया। एक सामान्य किसान, सामान्य विवेक बुद्धि वाला आदमी सोचता है कि इसने उधर कब्जा कर लिया, हम यहाँ कब्जा कर ले, फिर बाकी जब वार्ता होगी तब तो देखा जाए। तो इस प्रकार की हमारी इस सवाल को कोई उठाता भी नहीं जो मैं आपसे कह रहा हूं। तो ये इस बैकड्रॉप में मैं आगे चलता हूं, इस सिचुएशन में जो कि आज डेवलप हुई। यह भारत की कमजोरियों का नतीजा है। बांग्लादेश की क्राइसिस को अनडिफ्यूज्ड, अनसॉल्व छोड़ दिया, बिना समाधान के हमने छोड़ दिया इसको। एक देश बन गया, बांग्लादेश बना दिया गया, खुशियां मनाई गई, मुक्ति वाहिनी ने उसको आजाद कराया। प्रश्न यह है कि इस उपलब्धि से भारत को क्या मिल रहा, भारत को क्या प्राप्त हुआ? हमने अपनी रिसोर्सेज लगा करके एक देश बना करके खड़ा कर दिया जो कुछ वर्षों में हमसे होस्टाइल हो, जहां हिंदुओं की प्रताड़ना उसी तरीके से चालू हो गई जैसे कि पाकिस्तान में होती। उसी तरीके से मंदिरों का तोड़ा जाना, भारत में कोई घटना हो रही है तो वहां मंदिर तोड़ रहे हैं, रेप बलात्कार तो सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया, उसके बारे में तो शिकायत ही नहीं होती। इस हद तक सामान्यकरण हो चुका है। तो उन हिंदुओं को कि आज भी जो 1.5 करोड़ के आसपास हैं, उनके एम्पावरमेंट का हमने कोई प्रयास नहीं, इस देश की सरकार ने कोई प्रयास नहीं। और आप देखिए, हमने सीए का कानून लागू किया है,
अभी लागू किया है। ये एक स्तुत्य प्रयास है इस सरकार का, इसके लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। लेकिन सीए के जरिए बाई इम्प्लीकेशन, इस बात को समझिए जो मैं कहने जा रहा हूं, बाई इम्प्लीकेशन हमने पाकिस्तान के और बांग्लादेश के हिंदुओं की जिम्मेदारी उठा ली। जब हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ आएंगे तो हम उनको नागरिकता देंगे, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि वहां किन परिस्थितियों में वहां से यहाँ आए। आज की तारीख में अमेरिका का ये सारा गेम, सीआईए का गेम और आईएसआई का गेम बड़ा स्पष्ट तौर से सामने आ गया। और शेख हसीना ने एक महीने पहले एक बयान दिया था, जो कि ये सबकी जानकारी में होना चाहिए, होगा भी। वो ये कि एक गोरा आदमी हमसे आकर के मिला था और एक ईसाई स्टेट, ईसाई राज्य बनाने की भूमिका बन रही है कि उसमें बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, म्यांमार का कुछ हिस्सा लेकर के एक ईसाई राज्य बनाए। तो उस समय ही हमको अलर्ट हो जाना चाहिए था, शायद हम अलर्ट हो भी गए। लेकिन इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी ये खैर बात कह देंगी और इनकी आर्मी ही सरेंडर कर जाएगी। वो आर्मी जो मैडम के साथ पिछले 15 वर्षों से उनके साथ रही, लगातार रही, आर्मी ने धोखा नहीं किया उनके साथ। लेकिन स्थिति इस तरीके से बदल गई इस एजिटेशन को देखते हुए कि आर्मी ने उनका साथ छोड़, अमेरिकन प्रेशर है इसमें, कम्युनल प्रेशर है, जमाते इस्लामी वगैरह का प्रेशर है, और एक एजिटेशन आप हम लोगों का ये स्टूडेंट्स वाला खड़ा हो जाता है, जो कि एक बारूद का काम करता है, जो कि एक चिंगारी को भड़का दिया। अब इशू खत्म भी हो गया तो भी बुझ नहीं रही आग। तो इसका अर्थ ये है कि जब वो डिमांड कर रहे हैं कि अब इनको हमको बाहर करना है, संगठन खड़ा हो गया, शक्ति खड़ी हो गई, एजिटेशन फैल गया, इश्यू डिफ्यूज हो गया, आरक्षण वापस हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली उसको 7% पे ला करके क्लोज कर दिया। तो ऐसी स्थितियों में इशू समाप्त हो जाना चाहिए, लेकिन इशू समाप्त नहीं, उसको चलाते गए लोग और डिमांड शुरू हो गई कि इनका इस्तीफा लिया। अमेरिकन इसके पीछे हमें लगता है पूरी कॉन्स्पिरेसी, पाकिस्तानी आईएसआई का दखल जमात इस्लामी के माध्यम से जबरदस्त तरीके से हो चुका था। भारत का दखल क्या था, किस तरीके से हमने जो राव वगैरह की पोजिशनिंग वहां की थी, इसके बारे में बहुत अच्छी स्थितियां नहीं हमको लगती हैं, क्योंकि हिंदू समाज या हिंदू मिलिशिया या हिंदू सशक्तिकरण का कोई एफर्ट वहां पर नहीं हुआ दिखता है, और वो पीड़ित और प्रताड़ित रहे, कहीं पर वो संगठित नहीं हो पाए। तो 1.5 करोड़ की संख्या एक बड़ी संख्या। इजराइल में 70 लाख की आबादी है यहूदियों की। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से युद्ध कर रहे हैं, किस तरीके से सशक्त हो रहे हैं। यहाँ बांग्लादेश में 1.5 करोड़ हिंदू हैं, वो किसी भी तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए। तो इसकी जिम्मेदारी भी आती है बहुत हद तक भारत के लोगों की, हमारी व्यवस्था की, हमारी इन परिस्थितियों की, हमारे नेतृत्व की भी, जो कि इनको ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए कि ऐसी स्थितियों में जबकि उन्हें खुद डिफेंड करना पड़ेगा तो हमारे ऊपर बर्डन न बने, वो अपनी रक्षा करने में समर्थ हो जाए। ऐसा कोई प्रयास यहाँ से नहीं हुआ। तो ये वो बेसिक गलतियां हैं जो कि हम लोगों ने की हैं। और आरक्षण तो एक बहाना है चौहान साहब, आरक्षण तो सिर्फ एक बहाना है कि इनको चूंकि हटाया जाना था सत्ता से। हाँ, वही मेरी इस बात को, मेरे गले ये बात उतर नहीं रही कि भाई एक आरक्षण आंदोलन, एक आरक्षण को लेकर का आंदोलन और एक पीएम को निर्वासित होना पड़ता है, ये अपने आप में बहुत मतलब आश्चर्यजनक मुझे लगा। तो मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे इसके पहलू हैं। एक ये भी पहलू है, ये भी आरोप लगता है शेख हसीना वाजेद पर कि वो पिछले 5 साल से वो तानाशाह की तरह एक सरकार चला रही थी और चुनाव जो कराया उसमें विपक्ष विहीन कर दिया उन्होंने। बहुत सारे 10,000 लोग गायब, उनका पता नहीं चला कहाँ। इस तरीके की बातें भी करी और इसीलिए एक विस्फोट का ज्वालामुखी, ये जो सारी चीजें थी, विपक्ष को दबाना, छात्रों को आतंकवादी तक कह देना, एक दमन, एक लोकतांत्रिक कवच में तानाशाही, ये भी आरोप शेख हसीना वाजेद पर लग रहे थे। क्या ये वजह थी इस विस्फोट की? ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक ले रहा हूं।
बांग्लादेश का बवाल, हिंसा, प्रधानमंत्री का निर्वासित होना, इस्तीफा देना, सत्ता से उखाड़ फेंका जाना, बहुत सारा, ये क्या इसकी वजह एक सिर्फ आरक्षण का मसला है क्या? ढाका यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों ने इसकी अगुवाई की, वो क्या आरक्षण का मसला है क्या? या फिर एक पहलू ये भी है कि शेख हसीना वाजिद एक तानाशाह सरकार चला रही थी, इस वजह से जितना कंप्रेस किया गया लोगों को, विपक्ष को, छात्रों को, नौजवानों को, वो विद्रोह है? या जमाते इस्लामी जैसी संस्थाएं जो जिनका सीधा संबंध आतंकवादियों से है, वो उसके निशाने पर थी शेख हसीना वाजिद? बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन शेख हसीना वाजिद इस वक्त उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। भारत की दृष्टि से भारत अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अम्बरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अम्बरीश जी, बहुत आभार। कर्नल जाहिद सिद्दीकी की तरफ हम रुख करेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में जुड़े हैं। कर्नल साहब, कैप्टन आर विक्रम सिंह ने कहा कि भाई वो थोड़ा उन चीज़ों की तरफ जाना चाहते हैं 45-47 से लेकर वो अब तक आए, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का एम्पावरमेंट नहीं हुआ, वहाँ पर एक तरीके से वो खड़ा किया जाना चाहिए। उनके अपने एक नज़रिए आपने सुना है कैप्टन आर विक्रम को। मैं कहता हूँ कि क्या ये हिंदुओं का मसला है क्या ये सिर्फ एक तरीके से आरक्षण का मसला है क्या? और वहाँ अगर हिंदू हैं, जाहिर सी बात है कि वहाँ हिंदू आबादी है, जैसे भारत में अल्पसंख्यक हैं। अगर भारत के अल्पसंख्यक पर कोई अत्याचार करता है तो पूरे विश्व में कहा जाता है कि भारत में मुसलमान खतरे में है, या जो अन्य लोग जो खतरे में हैं, जो अन्य अल्पसंख्यक हैं। तो बांग्लादेश में अगर खतरे में मंदिरों पे हमले हो रहे हैं तो फिर ये नैरेटिव भी बनना चाहिए, ये भी कहा जाना चाहिए कि भाई वहाँ भी हिंदू खतरे में। एक बात ये है। दूसरी बातचीत ये है कि भारत क्या एसेस नहीं कर पाया कि भाई शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इतना विद्रोह चल रहा, बवाल चल रहा, या शेख हसीना वाजिद खुद एसेस नहीं कर पाई? और आज की स्थिति परिस्थिति में जब वो हमारे उत्तर प्रदेश के एक एयरबेस पर हैं, सुरक्षित हैं, उनकी सुरक्षा भी हो रही है, अब क्या उधेड़ बुन चल रही होगी, क्या स्थिति है? भारत अपने आप को कहाँ खड़ा पाता है इस पूरे मसले पर? चौहान साहब, गुड इवनिंग, शुक्रिया नवाजिश। नमस्कार। मेरी गुजारिश ये है कि हमको आप हमारे व्यूज या हम उसी मुद्दे पे मुनहसिर रहे, रिस्ट्रिक्ट करें जिसका डिस्कशन हो रहा है। ये जो बांग्लादेश में हुआ, एक 76 साल की महिला जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, और चौथी मर्तबा जो इलेक्शन में जीतकर वहां पर बनी, मगर कैसे बनी? मैं आप सबका ध्यान एक किताब पर ले जाता हूं जो एक मशहूर ऑथर है अमेरिकन, फिलिप एंथनी। उन्होंने किताब लिखी थी बांग्लादेश लेगेसी ऑफ ब्लड। जो बानी थे बांग्लादेश के, शेख मुजीबुर रहमान, आप सब जानते हैं, आप पीछे थोड़ा देखें कि उनके साथ क्या हुआ। मिलिट्री कू हुआ, उनके साथ उनके घर में घुसे, उनके साथ साथ उनके दोनों बेटे, 3 बहुएं और 4 नाती पोतों को कत्ल कर दिया गया। और जनरल साहब ने हुकूमत की, जिनकी बेगम खालिदा जिया आगे जाके 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनी। ना वो एहतजाज क्यों हुआ? वो हुआ सिर्फ इसलिए कि जो अवामी लीग पार्टी है बांग्लादेश की, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी, इन लोगों ने हर बार ये इलेक्शन में तस्वीर पेश की कि जिन लोगों ने बांग्लादेश की आजादी में पार्टिसिपेट किया था, 30% रिजर्वेशन उनका होगा। अब वो कब की बात है? 71 से अभी तक एक जमाना गुजर गया। इस सब वो शेख हसीना और उनकी बहन, चूंकि वो यूरोप में थी, वो बच गई, इसीलिए वो आ गई। तो ये शुरू से जो है ठीक बांग्लादेश जो पॉपुलेशन स्टूडेंट्स का ये था अब कि जो 71 में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो अब तो है भी नहीं। इतना टाइम अभी भी ये रिजर्वेशन किस लिए? अभी बताया पिछले स्पीकर ने कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेंज कर दिया था। हाँ, चेंज किया था, मगर शेख हसीना वाजिब ने उसको सेट असाइड करके दोबारा 30% रिजर्वेशन को लागू कर दिया। इससे क्या हुआ कि तमाम स्टूडेंट्स, और निपोटिज्म जिसे कहते हैं, इन पर यह भी बहुत बड़ा इल्जाम था। ये अपने आप को आयरन लेडी कहती हैं कि मैं सब कर लूंगा। जो अभी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है वो इनका रिश्तेदार है। उसने इनको वार्न किया कि ऐसा है
कि अब जो है चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। आपको मशवरा देता हूं, 45 मिनट्स देता हूं कि आप जो है मुल्क को छोड़ दें, क्योंकि पूरी स्टूडेंट्स जो ये एहतजाज हुआ, रिवोल्यूशन जो हुआ, क्रांति, वो पहले तो रिजर्वेशन के से शुरू हुई देश के, फिर वो डायरेक्टली शेख हसीना के खिलाफ हो गई। वो अलग सब चीज होगी, सीधा ये नहीं रहेगी कुछ भी हो जाए जैसी। और फिर जब वो नहीं मानी तो आर्मी चीफ ने खुद ही तमाम बैरियर्स निकाल दिए और करीब 1.5 लाख आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में घुस गया। अगर आप ये देखें तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इनके एटीट्यूड की वजह से, इनके सख्त, और ये भी कहा गया शेख मुजीबुर रहमान ने अपने ही टाइम पर 3 बार 15 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद कानून आइन में, संविधान में संशोधन कर दिया कि सिंगल पार्टी रूल करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो रहेंगे जिंदा, प्राइम मिनिस्टर वही रहेंगे और उनके मरने के बाद वो जो पार्टी में रहेंगे वही। इस बार जो शेख हसीना जीती है इलेक्शन, वो सिर्फ इसलिए जीती है क्योंकि बांग्लादेश बीएनपी ने तो बाइकआउट कर दिया कि हम आपके अपॉइंट किए हुए इलेक्शन कमीशन को स्वीकार नहीं करते। तो ये 98% से जीत गई। तो ये टोटल एक रिग्ड इलेक्शन जिसे कहते हैं। तो जनता बहुत परेशान थी कि ये फिर से कर्नल सिद्दीकी, ये सीधा साधा जनता का विद्रोह आप मानते हैं या विदेशी ताकतें मानते हैं, जमात का दखल मानते हैं, या सीधा सीधा विद्रोह है कि भाई शेख हसीना ने वन पार्टी डेमोक्रेसी जैसे चाइना में है, जैसे रूस में है, उसी राह पर देश को ले जा रही थी, इस वजह से लोगों का विद्रोह हो गया? अभी देखिए इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा, मैं खत्म कर लूं कि पहले बोलेंगे आप? नहीं आप बोलिए। हाँ, मेहरबानी। तो ये है कि ये जो है ये पीपुल्स रेवोल्यूशन है। और अगर हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट है, ये एक मैच्योर डेमोक्रेसी है और बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल है। हमको 2 महीने से एहतजाज ये चल रहा है। हमको मालूम है कि हमारी माइनॉरिटीज, हमारे हिंदू भाई या जो भी है, वहाँ बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ ये परेशानी आ सकती है। अगर ये समस्या इतनी ही गंभीर होती तो मुझे कोई शक नहीं है कि हमारे सक्षम प्रधानमंत्री और हमारी गवर्नमेंट बहुत मजबूत है कि हम अपने तमाम साथियों को, भाई बहनों को, बच्चों को वहां से इवैक्यूएट कर सकते थे या ला सकते थे। ये मान के चलिए कि अभी जैसे उन्होंने कहा, कितना क्लियर स्टेटमेंट दिया विदेश मंत्री ने कि ये ऐसी खबर मिली है मगर इसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। ये उनका स्टेटमेंट था, उन्होंने खुद कहा कि देयर इज नथिंग। ये टोटल पीपुल्स रेवोल्यूशन है। अब इसमें हम कितने भी एंगल्स जोड़ लें। ठीक बात है। अभी वो यहाँ आई हैं, वो खुद ही जाने, किसी एक कंट्री ने मना कर दिया है, ये कहीं और जाने कितनी देर हमारा देश इनको अपने यहाँ असाइलम देता है या नहीं देता, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है। ठीक बात है। कर्नल सिद्दीकी, मैं लौटता हूँ आपके पास। अंकुर ठाकुर को ले लेता हूँ। अंकुर ठाकुर, इस पूरे जो प्रकरण है बांग्लादेश का, इसमें बहुत सारे असरात भारत पर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी एक मैं एक्सपर्ट को बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि भाई हर बार जब आसपास कुछ होता तो ये कहा जाता है, लेकिन हमारी पॉलिसी बहुत मजबूत है और हम बिल्कुल अपनी पॉलिसी पर चलते, हमें बहुत ज़्यादा कोई उसमें चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो पूरे 10 साल के प्रधानमंत्रित्व के काल में ये पहली दफ़ा इस तरह की सिचुएशन में उनको फेस करनी पड़ी, तो वे इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? अंकुर ठाकुर। दुर्गेश जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि पहली दफ़ा नहीं है, हमारे पड़ोसियों के कुछ न कुछ खटपट हमारी चलती आ रही है, हमारे सारे पड़ोसियों से। और जितनी मेरी जानकारी है, ये बांग्लादेश का जितना भी मुद्दा था, ये पिछले 2 महीने से सरकार इस पे काफ़ी कुछ नज़र रखे हुई थी और ये आज नकल होना ही था। जिस तरह की मैं यहाँ पे बाकी सब एक्सपर्ट के विषयों पे नहीं जाना चाहूँगा, बट भारत को काफ़ी ज़्यादा इस पे एक कंसर्न था और भले ही सरकार ने पब्लिकली कुछ ना बोला हो, बट इस पे काफ़ी पैनी नज़र बना के रखी हुई है सरकार ने। और आगे इस पे बहुत तरह के हमारे रिलेशनशिप हैं, बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं,
हमारे बॉर्डर इश्यूज हैं, और बहुत कंसर्न्ड है सरकार, क्योंकि जो अभी शासन में आने वाली सरकार है वो कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों से नियंत्रित रहेंगी, और हमारे जो सबसे करीबी सरकार थी उससे भी काफ़ी हमारे संबंधों के विषयों पे बात होनी है। तो इसीलिए अभी ये देखना काफ़ी आगे भी देखना काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि सरकार कैसे बनती है, सेना उसको कैसे कंट्रोल करती है, और सबसे ज़रूरी है अभी वहाँ पे हिंसा का कंट्रोल होना, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हो रही है या बाकी हिंसा हो रही है, तो निश्चित रूप से फिर पलायन की स्थिति ना बन पाए। तो सरकार उस पर भी काफ़ी चिंतित है, और जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं उस पे भी काफ़ी सजग है, और ये निश्चित रूप से भारत के संबंधों के लिए, भारत के लिए बहुत चिंतनीय है कि आपके पड़ोस ये में आवाज साफ नहीं आ रही भाई। जी जी बोलिए। जी हाँ, चौहान साहब आवाज नहीं आ रही साहब, वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। आर विक्रम सिंह की जरा वॉल्यूम ठीक की जाए। बोलिए अंकुर, बोलिए, कंप्लीट करिए जल्दी से। जी। तो ये हमारे सरकार के लिए, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि बांग्लादेश हमारा बहुत ही अभिन्न पड़ोसी और साथी रहा है। और पिछले विषयों से, क्योंकि बांग्लादेश में जैसा कि बाकी एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कोई नया नहीं है, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, और शेख हसीना जी के परिवार में ही हो चुकी हैं, जहां उनके 3 भाइयों की हत्या, उनके पिता की हत्या हुई थी, पूरे परिवार की हत्या हुई थी। और उनके बेटे भी बहुत मुखर रूप से उन्होंने भी बयान काफी दिया है, उन्होंने भी हिंदुओं के प्रति जो हिंसा हो रही है उसकी चिंता व्यक्त की है। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे आगामी जो अंतरिम सरकार बननी है वो कैसी बनती है। ठीक बात, ठीक और बात। जी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं अब कुल मिलाकर जो अंकुर ने कहा कि ये एक अलग तरीके का विषय है और इस पर बहुत संयम से बातचीत भी करनी चाहिए। अवधेश चौधरी वरिष्ठ पत्रकार पश्चिम बंगाल से जुड़े हैं। अवधेश जी, पश्चिम बंगाल में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कुछ ज़्यादा करीब से आप हलचल देख पा रहे होंगे। वास्तव में वहाँ जो सीमा लगी हुई है उसमें मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं, वहाँ से बंगाल किधर आते हैं, बांग्लादेश को उधर जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या वहाँ हलचल है, क्या ताज़ा खबर है? अनम्यूट करिए अवधेश चौधरी। अवधेश जी सुन नहीं पा रहे हैं हम आपको। अवधेश जी, अवधेश जी शायद सुन नहीं पा रहे, तब तक मैं एक और पॉइंट जोड़ना अवधेश जी चाहूंगा। आवाज आ रही? अवधेश जी शायद म्यूट पे। ठीक है, अवधेश जी को बाद में लेते हैं। कैप्टन आर विक्रम सिंह, आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस सिचुएशन में बेगम शेख हसीना हैं इस वक्त, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं, कहाँ वो जा सकती हैं, क्या स्थिति है? क्या जैसे अभी उनके बेटे को हम सुन रहे थे, एक इंटरव्यू उनका देख रहे थे, वो कह रहे थे कि वही विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, और वो कह रहे हैं कि अब उनकी माँ की राजनीतिक वापसी वहाँ संभव नहीं है। और अब वो ये भी आशंका जता रहे हैं कि जो अवामी लीग है उनकी, वो उनकी पार्टी को अब वो लोग चुनाव लड़ने भी देंगे या नहीं लड़ने देंगे, ये एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं। जो बातें कही जा रही हैं शेख हसीना के बारे में कि उन्होंने एक तरीके से वन पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ देश को ले जाने के लिए बहुत सारे दमनकारी फैसले किए, जिसके कारण उनके खिलाफ ये इस तरीके का आक्रोश सड़कों पर दिखा। कैप्टन आर विक्रम सिंह, अनम्यूट करिए कैप्टन साहब। हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बोलिए। हाँ, बांग्लादेश का पूरा इतिहास उठा करके आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पर डेमोक्रेसी कभी आदर्श नहीं रही। आइडियल डेमोक्रेसी का माहौल वहां कभी नहीं रहा। शुरुआती दौर में जब ये आपके मुजीबुर रहमान आए थे, उसके बाद वो जैसा कि भी बताया भी कि वो एक डिक्टेटोरियल उसमें चले गए। उसके बाद से जो भी आता गया, उनकी हत्या के बाद तो मिलिट्री शासन रहा। उसके बाद ये शेख क्या नाम है उनका, जियाउर रहमान साहब रहे।
तो वो भी एक डिक्टेटर का ही स्वरूप था उसमें, उनके समय में भी, जब डेमोक्रेटिक का अवतार हुआ उनका। ये कहना है कि नहीं साहब वहां पर जो है जन आंदोलन हो गया, जन रेवोल्यूशन हो गया, ये सब एक आईवाश वाली बातें हैं, जो एक लेफ्टिस्ट एजेंडा है, जो कहने का कि स्टूडेंट्स ने जो है विजय प्राप्त की, जनता के रेवोल्यूशन हो गया, जनता की क्रांति हो गई। वो हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरीके से जनता की क्रांति होती है, कैसे क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोग एजेंडा समझ रहे हैं क्या एजेंडा है, और इंडिया को एम्बरेस करने का सारा कुछ एफर्ट है। भारत ने और बांग्लादेश ने अगर अमेरिकन लाइन पर ये देश चल पड़ा होता बांग्लादेश, और सेंट मार्टिन आइलैंड उनको अड्डे के लिए दे दिया गया होता, तो आज अमन चैन से वहां पर कोई समस्या ना होती। आज तक के आंदोलन में कभी 1971 से ये लागू है आरक्षण, क्या कभी किसी चुनाव में ये मुद्दा उठाया गया क्या? ये आज के एजुकेशन का मुद्दा कैसे हो जाएगा, कहां से हो जाएगा? ये सब क्रिएटेड मुद्दा है, जो इस समय पे क्रिएट किया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, लेकिन जब मास मूवमेंट एक शेप में आ गया, तो उसको उसी तरीके से मेंटेन रखना इन लोगों के लिए, जमात इस्लामी और आईएसआई और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, ये सीआईए के लिए आवश्यक हो गया, जिससे कि इनको हटाया जाए, क्योंकि प्रो इंडिया है, एंटी इंडिया माहौल वहां पर बनाना है। अब आप देखिए वहां पर हमें बहुत बड़े पैमाने पर शरणार्थियों को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए, हिंदू शरणार्थी। अब वो आना शुरू करेंगे, उनका उद्देश्य क्या है? गजवाए हिंद, ये तो आप जान ही रहे होंगे, चर्चा भी आपने की होगी। वहां से हिंदुओं को बेदखल करना है इनका उद्देश्य। 5 करोड़ बांग्लादेशी पहले आकर के बैठ गए यहाँ, उसके बाद 1.5 करोड़ उनको भी ढकेल करके वो पूरी तरीके से उसे कंप्लीटली इस्लामिक राष्ट्र, और जो बचेंगे उनको कन्वर्ट करा करके यही कर रहे हैं वो। नहीं कैप्टन साहब, तो इस मौजूदा सरकार को क्या करना चाहिए फिर? भारत सरकार को, भारत सरकार को क्या करना भारत चाहिए? सरकार को एक रेडिकल स्टेप की बात आती है, रेडिकल स्टेप की बात आती है। ये हमें जो आज करना है, इसके बारे में हमें बैकग्राउंड पहले से ही बनाना शुरू कर देना चाहिए कि ये सिचुएशन आने वाली, आ सकती है, और शेख हसीना वाजेद की जो गवर्नमेंट है, इसको कभी भी ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जो आज बन गई। ये गेस कर सकती थी सरकार, इसका अंदाजा लगाया जा सकता। नहीं तो क्या मतलब ये गेस तो नहीं कर पाए हम? प्रश्न ये है कि एक होता है डिप्लोमेटिक फेस, दूसरा होता है स्ट्रांग आर्म टैक्टिक्स। हमारी सेनाएं बॉर्डर पर मूव कर जाए, और जो शायद मूव कर भी रही हैं। जो हमें थोड़ी बहुत जो जानकारियां हैं कि भारत सरकार इस मामले में बहुत गंभीरता से अपने कदम उठाने जा रही है, कि वहां पर ये हिंदुओं की प्रताड़ना वाला जो एंगल है, जो कि लगातार वहां पर शुरू हो गया है। बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी आ रही है, जो उनका मीडिया दबा रहा है। इस्कान मंदिर के बारे में एक सूचना प्राप्त हुई है, अब हमने तो कंफर्मेशन अभी नहीं आ रहा, नहीं, विदेश मंत्री ने कहा कि 4 मंदिरों पे हमले हुए हैं। विदेश मंत्री ने कहा 4 मंदिरों पर हमले हुए हैं, और उसके अलावा करीब 23 लोग मारे गए हैं, जो वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, यानी कि हिंदू हैं वो। इस तरीके की बातें वहाँ तमाम जानकारियाँ इस तरीके की निकल कर आ रही हैं। उसमें 2 पार्षद भी इस तरह की जानकारी, विदेश मंत्री ने कुछ जानकारियाँ दी हैं जी। तो अब देखिए, इसलिए भी नहीं दी जाती, नहीं आ पाती, क्योंकि उससे हमारे यहाँ, हमारे देश का माहौल फिर बिगड़ने की तरफ चल पड़ेगा। वो ठीक है, गवर्नमेंट का अगर स्टैंड ये है ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट अपना अपना काम कर रही है। जो हम लोगों की सूचनाएं हैं, सेनाओं को उस दिशा में मूव करने के लिए, अलर्ट होने के लिए तैयार कर दिया गया है कि अगर इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं, वहां गृहयुद्ध का सीन बनता है और अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना एक सीमा से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि एक इस प्रकार युद्ध का सीन क्यों बनेगा कैप्टन साहब? युद्ध का सीन क्यों बनेगा? मुझे नहीं लग रहा कि भारत के लिए कोई युद्ध जैसा सीन वहां बनने वाला है। ऐसा बन सकता है? एक्सक्यूज मी, मैं आ रहा हूँ जी। एक उनसे पूछेगा बाद में, ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी आने शुरू हो गए, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख। तो भारत सरकार के स्तर पर क्या होना है? उनके आंतरिक स्थितियों को स्टेबलाइज करने में हमें बाध्य होकर के अपनी सेनाओं को लगाना पड़ेगा कि भाई ये नहीं कि हम कब्जा कर रहे हैं, हम आपके माहौल में आपकी सेनाओं के साथ सहयोग कर रहे हैं कि भाई वो शरणार्थियों की प्रताड़ना ना हो, जिससे कि हमारे देश में उनका मूवमेंट। पिछली बार तो ये था कि भाई ठीक, शरणार्थी आए और उनको वापस जाना है। इस बार तो आप परमानेंटली आप भेज दोगे ना। ठीक है कैप्टन साहब, मैं जरा अवधेश जी को ले लेता हूं। अवधेश जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अवधेश चौधरी, बंगाल में आप हैं इस वक्त। बंगाल बिल्कुल सीमाएं जुड़ी हुई हैं और वहाँ पर तमाम तरीके की हलचल आप देख रहे होंगे, लोगों से बातचीत आपकी हो रही होगी। बांग्लादेश में भी तमाम लोगों से बातचीत होती रहती बंगाल वालों की। क्या खबर है, क्या स्थिति, क्या परिस्थिति है अवधेश चौधरी?
अवधेश जी अनम्यूट करिए। अवधेश जी को फोन पर जोड़ दिया जाए, मुझे लगता है कोई व्यवधान है। कर्नल जाहिद सिद्दीकी, जैसा कि हाँ, कर्नल मेरी जाहिद आवाज आ रही है? कर्नल जाहिद सिद्दीकी, जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपको हम सुन पा रहे हैं। कर्नल जाहिद सिद्दीकी, अभी हाँ। जिन हालातों की बात कैप्टन आर विक्रम सिंह ने कही, क्या ये इतना अभी तात्कालिक रूप से इस तरह की स्थितियां वहां बनती दिख रही हैं, और क्या इतना आसान है क्या ये सब सारी चीजें? देखिए चौहान साहब, मेरी समझ में ऐसा कोई ग्रह दुमान नहीं हो रहा है और ना ही होगा। ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये मेरी समझ की बात है और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की बात कह रहा हूं। ये तो वहां एक टीचर्स एसोसिएशन ने बड़ी समझदार का काम किया है। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक कॉल किया है और उन्होंने कहा है कि फौज ने तो चीफ ने ऐलान कर ही दिया कि हम एक एक हिंसावादी या कोई ऐसा करेगा उसका हिसाब लेंगे और सजा देंगे, और शॉर्टली जल्दी से इंटरिम गवर्नमेंट बनवाकर इलेक्शन का भी प्रोविजन करेंगे। ओके फाइन, मगर जो टीचर्स एसोसिएशन ने ये सलाह दी है कि जो सबसे प्रोमिनेंट कौन है वहां पे बांग्लादेश में, वो मोहम्मद यूनुस, जिनको नोबेल प्राइज मिला फॉर माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, राइट? उन्होंने उनकी अध्यक्षता में अपने मुल्क के जो प्रोमिनेंट लोग हैं 8-10 उनका नाम सजेस्ट करके कहा इसको एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी और वो इंश्योर करेगी कि लॉ एंड ऑर्डर अपनी जगह पे रहे, कोई किसी के साथ हिंसा ना हो और देश को आगे चलाया जाए और एक फिक्स टाइम में फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाए, और ताकि एक मुकम्मल एक कंप्लीट गवर्नमेंट बन सके। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जो हुआ है हमको कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो मेन एडवर्सरी है वो पाकिस्तान या श्रीलंका या बांग्लादेश नहीं है। 40 साल गुजारे मैंने फौज में, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नो, मुझे मालूम है हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बहुत सक्षम आर्मी है और बहुत बड़ी आर्मी है, मगर हमारा जो पोटेंशियल और प्राइमरी दुश्मन कौन है? चाइना, राइट? तो ना, इसीलिए चाइना की जो बेल्ट एंड रोड पॉलिसी है वो क्या कर रहा है, पूरे इंडियन ओशन, अरेबियन सी, चारों तरफ मुल्कों में पैसे देके। श्रीलंका में क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। मैं कर्नल साहब आपको रोक रहा हूं, चूंकि अवधेश जी से एक भी सवाल नहीं हो पाया। अवधेश जी, व्यवधान लगातार तकनीकी व्यवधान था, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई। आप बंगाल में हैं और बंगाल और बांग्लादेश रिश्ता अभी भी वैसा ही है, बॉर्डर एक दूसरे के संपर्क हैं, लोग वहाँ पे रहते हैं, पढ़ने लिखने जाते हैं, क्या हलचल है वहाँ पर? बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, चूंकि वक्त इजाज़त नहीं देता। कर्नल जाहिद सिद्दीकी, अवधेश चौधरी, अम्बरीश सिंह जी और कैप्टन आर विक्रम सिंह, बहुत आपका धन्यवाद, बहुत आभार सभी दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। बड़ा पेचीदा मसला है, जितना सीधा साधा मसला ये दिख रहा है कि भाई आरक्षण को लेकर ये आंदोलन हुआ, वैसा सीधा साधा मामला है नहीं। इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, उनके अपने अपने मंसूबे हैं। अभी विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसके पास इस तरह की कोई फिलहाल पुख्ता सूचना नहीं है, लेकिन विपक्ष इस बात को पूछ रहा है कि भाई क्या हम आगे क्या करने वाले हैं, बांग्लादेश से कैसे रिश्ते रहेंगे, क्या स्थितियां, कब क्या परिस्थितियां। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि शेख हसीना वाजिद अब वहाँ नहीं हैं, जो प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी वहाँ की। अब आगे की सरकार से हम बेहतर रिश्ते बनाकर जो अपने हित हैं, वहाँ जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारे लोग हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा कैसे की जाए। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो वहाँ तकरीबन 1.25 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, वो भी सुरक्षित रहें, उनका जान माल भी सुरक्षित रहे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।